पूरा सदन चला राहुल गांधी ने जिस तरह से अपना भाषण दिया, और जिस तरह से इस बार 10 साल बाद भारतीय संसद को नेता प्रतिपक्ष मिला है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है कल, उसको लेकर काफी हंगामा हुआ। नरेंद्र मोदी 2 बार खड़े होकर उनको उनके भाषण पर जवाब देने की कोशिश की है। अमित शाह ने कई बार कोशिश की, राजनाथ सिंह ने भी अपना जवाब दिया। और क्या कुछ मीडिया ने रिपोर्ट किया है, आइए हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इस लाइव ऑडियो सेशन में। मेगा मीडिया बिहार के इस लाइव ऑडियो सेशन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर हंगामा, पीएम मोदी और शाह क्या बोले, इन सभी बातों को हम एक एक कर देखेंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर जोरदार हमला किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलने उठे राहुल गांधी की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी तीखी नोकझोंक हुई। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत हाथ में संविधान की कॉपी के साथ किया। बीजेपी के सांसद राहुल का विरोध करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी सीट से उठे और कहा कि राहुल को पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ठीक नहीं है। मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गलत बयानी कर संसद को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। और काफी कुछ हुआ है, काफी जोरदार हंगामा हुआ है सदन में। समाज को इसको हटाइए। जैसा कि मैंने कहा था कि सीमांचल डायरी के जो फाउंडर हैं फैसल कलीम साहब, वो भी लाइव जुड़ेंगे। हालांकि उन्होंने माइनॉरिटीज की बात की तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो मॉब लिंचिंग की इतनी घटना हुई मुसलमानों के साथ, तो वो आवाज उठाएं। पता नहीं राहुल गांधी ऐसा लगता है कि बोलते बोलते संभल गए, क्योंकि उन्होंने जो एक बात कह दी कि हिंदू लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और निगेटिव काम में इन है कि बीजेपी की तो यही आदत है कि बीच से चीजों को निकाल कर और उसी को डिस्कशन बनाया जाए ताकि जो आपके बेसिक मुद्दे हैं उनसे लोगों को भटकाया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने भी इसे खूब पकड़ा और जम के लताड़ा। तो एक नई तरह की राजनीति, हालांकि कल से मैं देख रहा हूँ टीवी डिबेट में जो इनके गोदी पत्रकार हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको मुद्दा बनाया जाए, लेकिन असल कॉन्टेक्स्ट वो था नहीं। कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो बीजेपी और मोदी की तरफ इशारा कर रहे थे, तो वो चीजें भी काम नहीं आई। ऐसा लगा कि पहली बार मैंने देखा कि एक दमदार विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग धराशायी दिखे। तो हमने सोचा कि जो हमने एक्सपीरियंस किया कल भाषण के दौरान वो आपके साथ शेयर करें। हालांकि मेरी जो पर्सनल ग्रीवांसेस, या मैं कह दूं कि माइनॉरिटीज की ग्रीवांसेस है कि वो मॉब लिंचिंग पे बात करते, मुसलमानों के और दूसरे इश्यूज पे बात करते, शायद आने वाले टाइम में बात करें। और क्योंकि ये बैक एंड फोर्थ इतना हो गया इसी के स्टेटमेंट से, जो वो उन्होंने हिंदू वर्ड्स में तो हिंदू कहा, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट था वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के लिए था। तो उस पे इतना बैक एंड फोर्थ हो गया, तो हो सकता है कि वो स्किप कर गए, मिस कर गए, या उस वक्त उन्होंने बोलना गैर वाजिब समझा। लेकिन इवेंचुअली पूरा जो मैं अगर ये जिस्ट ऑफ द भाषण कहूँ तो पूरा एग्रेसिव दिखे। हाँ, वो बार बार ये इंडिया गठबंधन कहना नहीं भूले, और ये लगता है कि ये जो गठबंधन हुआ ये लंबा सस्टेन करेगा। और क्योंकि मैं देख रहा था अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, ये लोग मुस्कुरा रहे थे, और भी जो समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता थे मुस्कुरा रहे थे और भरपूर सपोर्ट कर रहे थे। तो पूरे विपक्ष एक साथ दिखे और सत्ता पक्ष के लोग बिल्कुल धराशायी दिखे। और मैं ये कहूंगा हम आपसे कि भाषण का एक और क्लिप आप सुनाएं, काफी इंप्रेसिव है। आप भी 2 मिनट जरूर सुने इसे। तो ये जब तक ये भाषण निकाल रहे हैं, क्योंकि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हम लाइव पे हैं, तो मैं आपके साथ और 1-2 चीज शेयर कर लेता हूं फिलहाल। तो आज क्योंकि ये
कल के भाषण पे हम एनालिसिस आपको कर रहे हैं। आज हालांकि मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, अखिलेश का भी भाषण काफी जोरदार रहा। उन्होंने भी काफी बातें कही। सेंसेक्स जो जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना, उन्होंने फिर इसको दोहराया। और जो अग्निवीर की बात कल राहुल गांधी ने, हाँ, अग्निवीर की भी बात कही उन्होंने कि जो हमारे देश का डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर होगा, क्योंकि अग्निवीर एक छोटे से टेन्योर के लिए एक प्रोविजन मोदी गवर्नमेंट में आया था, जिसको विपक्ष ने काफी इसको सिरे से नकार दिया। और ये हमेशा ये बात भी कहते रहे कि जिस दिन भी हमारी हुकूमत आ जाए, कल आए, तो ये अग्निवीर रहेगा नहीं। और आज उसी बात को मैंने सुना कि अखिलेश यादव भी दोहराते हुए नजर आए। उन्होंने एक चीज और कहा, सेंसेक्स की बात कही उन्होंने, और भी चीजें कही। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टेड बात कही कि जो गोद लेने वाली बात थी, वो मैं भी देखता हूं कि जो सभी सांसद को एक एक गांव गोद लेने की बात थी, तो वो जो उन्होंने गोद लिया तो उनका कुछ पता ही नहीं चला। फिर एक बात और उन्होंने कही थी, स्मार्ट सिटी। तो जैसे अररिया में पूर्णिया के बारे में कहा गया था, पटना के बारे में कहा गया था, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करो तो मुझे तो दिख नहीं रहा। तो उसपे भी बीजेपी गवर्नमेंट का कुछ इफेक्टिव रिजल्ट आया नहीं। तो इन सब बातों को लेके विपक्ष जो है काफी एग्रेसिव है। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ही अकेले नहीं होंगे, और भी लोग, जैसे अखिलेश भी लीड करेंगे, डिम्पल यादव भी लीड करेंगी, आरजेडी के लोग भी सामने आ रहे हैं, साउथ के लोग भी काफी बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। और एक खास बात, जो इकलौती सीट एमआईएम, अवैसी साहब भी पहले दिन उन्होंने जो गार्ड ऑफ ऑनर में उन्होंने जो स्पीच दिया था, जो चयन हुआ लोकसभा स्पीकर का, तो उन्होंने ये बात बोला कि भाई आपने काफी चांस दिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आप मुझे बोलने का मौका देंगे। तो जिससे ओम बिरला ने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, वो चाहे एक पार्टी की हो और दो पार्टी की हो, पार्टी के मेंबर हो, मैं उसे भरपूर चांस दूंगा बात करने के लिए। तो मैं जो अब तक मैंने 2-3 सभाएं देखी अब तक इस नए सरकार में, तो मुझे ये दिख रहा है कि इस बार विपक्ष बहुत ताबड़तोड़ मतलब तरीके से आने वाली है इस पूरे सेशंस में। और ओम बिरला का भी अब रुख बीजेपी के तरफ उस तरह का झुकाव नहीं दिख रहा जो पिछले 10 साल में हमें देखने को मिला। जैसे कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया था 100+ सांसदों को एक साथ, तो वो भी अजीब सी बात थी। लेकिन अब लग नहीं रहा है कि वो कर पाएंगे, क्योंकि अब विपक्ष भी काफी मजबूत है। और उधर जो है, आज मैं देख रहा था एक नीतीश कुमार आज राज्यपाल से मिलने गए, तो यहाँ भी एक खलबली मची हुई है बिहार में। तो वो देखने की बात होगी। वो तो अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो अब क्योंकि कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे कि शायद बिहार में जो इलेक्शन जो है दिसंबर में ही हो जाए, हालांकि टेन्योर के हिसाब से देखें तो जुलाई में होनी चाहिए 2025 में। तो वो चक्कर में हो कि शायद अगर सीटें बीजेपी को कम आई तो वो महागठबंधन की तरफ चले जाएं, और सीटें अगर ज्यादा आई तो वो बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर वही रहेंगे। खैर, ये तो अलग डिस्कशन हो गया, मैं बस आपको थोड़ा ब्रीफ कर रहा था। हाँ, और एक मैं बता दूं कि जो बंगाल की महबूबा मोहित्रा भी काफी एग्रेसिव स्पीच उन्होंने दिया, सीधे इंट्रीगेट प्रधानमंत्री और बीजेपी को किया। तो ये तो उनका पहले भी ये रूप मुझे दिखा था, लेकिन इस बार ज्यादा ही एग्रेसिव थे। और मेरे ख्याल से ममता बनर्जी के बाद अगर मैं उस पार्टी में किसी लीडर को देख पा रहा हूं तो महबूबा मोहित्रा एक बड़ा परमानेंट लीडर नजर आती हैं, जो बंगाल के पॉलिटिक्स को भरपूर समझती हैं और फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करने की कैपेबिलिटी उसमें दिखती है। तो आप भाषण का थोड़ा और भी क्लिप सुने। मैं कहूंगा हम आपसे कि आपको क्लिप सुनाएं, काफी इंप्रेसिव है। मुझे लगता है कि भाषण अगर आप सुन लें तो ये आपको लगेगा कि ऐसे राहुल गांधी को पहले आना चाहिए। चलिए, देर आए दुरुस्त है, लेकिन काफी ही पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है विपक्ष के एतबार से। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई, आप हार गए। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा।
तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता। हाँ, तो आपने ये सुना कि अयोध्या के बारे में जो राहुल गांधी कह रहे थे, तो अयोध्या भी मैं बता दूं कि एक्चुअल में मैंने उसको डिग किया है। ठीक है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, वो बात कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या का जो सीट है एक्चुअल में वो फैजाबाद है, और अयोध्या एक उसमें हल्का आता है, असेंबली हल्का आता है। तो बीजेपी को, हालांकि वहां पे बीजेपी बीजेपी ने लीड किया है, तो मैं ये जरूरी समझ रहा था, क्योंकि वो नेता हैं तो भाषण देंगे। लेकिन अयोध्या का अगर आप असेंबली हल्का का देखें तो वहां पे बीजेपी ने लीड किया है। ऐसी बात नहीं है कि अयोध्या असेंबली की अगर बात करूं तो वहां पर पॉपुलैरिटी उनकी नहीं घटी है। और बाकी कंस्टिट्यूएंसी में, क्योंकि वो समाजवादी का पहले ही से गढ़ रहा है फैजाबाद, आपको पता है, मुसलमानों की भी अच्छी खासी आबादी है, तो मुसलमान और यादवों ने अच्छा खासा वोट किया है। लेकिन बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, आज भी अगर आप पैटर्न देखें तो वहां पे बीजेपी ही लीड करती हुई नजर आई, और अयोध्या में स्पेशली तो खास तौर पे बीजेपी ने लीड किया है। हालांकि जो नरेंद्र मोदी, कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना, मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है, और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं, प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। हाँ भाई, कहाँ घर मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया राहुल गांधी का भाषण हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, 2 मिनट बोलिए ना। मैं वहां गया, अच्छा रेप्लिका में नजर आया, अच्छे रेप्लिका में नजर आया। कुकीज और मेते इससे दोनों से मिला, आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है, मणिपुर है ही नहीं। तो हमारे साथ अभी संडे बाइट से तारिक जावेद साहब जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बताइए आप। तो आपकी क्या फाइंडिंग्स है कल के भाषण को लेकर के? मतलब राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था, जी, पार्लियामेंट में स्पीच किया था, मतलब वो आप कह रहे हैं कि उन्होंने अभय मुद्रा की बात जो की थी, जी, ये तो एक्चुअली राहुल गांधी ने तो लोगों को ये कहा था कि डरना, एक्चुअली उनका जो पूरा जो कॉन्टेक्स्ट था कहने का ये था कि हम डरते नहीं। वो हमेशा कहते हैं लोगों को फेयरलेस होना चाहिए, मतलब किसी बात पे। और बीजेपी की जो शुरू से प्रोपेगेंडा रही है सिंस बिगिनिंग,
कि वो जब से गवर्नमेंट आई है, भले ही बाय हुक एंड क्रुक, वो कहीं न कहीं रूल करना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं। डराने कहने का मतलब अगर आप स्टार्ट करें 2014 से बीजेपी के शासन की, तो सबसे पहले तो जर्नलिस्ट को बहुत सारा साउथ इंडिया में कलबुर्गी या फिर और भी कई सारे जर्नलिस्ट जो कि जिनका मर्डर हुआ है राइट विंग्स के थ्रू, और कई सारे जर्नलिस्ट को सबसे पहला बात तो जर्नलिस्ट को डराया गया है। मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे कम जर्नलिस्ट हैं जो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं। जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। तो ये बात कहीं न कहीं ये डिफिनेशन खत्म हो गया है। रवीश कुमार जैसे या कुछ ऐसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जर्नलिस्ट बचे हैं जो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स को डराने की बात की, आप पढ़ने गए हैं, स्टूडेंट पहले फेयरलेस होके अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली में और भी कई यूनिवर्सिटीज में, तो वहां लोग मतलब डर रहे हैं लोग। उसके अलावा अगर आप माइनॉरिटीज की बात करें, वो भी कहीं न कहीं डरे हुए हैं। अगर यूपी की बात करें, जहां जहां उनकी गवर्नमेंट है सिंस बिगिनिंग, मैं आपको बात बताऊं, अगर आप स्कैन करेंगे कोरोना पीरियड में लव जिहाद जैसे, कोरोना जिहाद जैसे, तो बात अब पंजाब की भी बात करें, पंजाब में भी वैसे ही किसान हर कोई मतलब तो राहुल गांधी का कॉन्टेक्स्ट जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ वो यही था कि मतलब आप डराते हैं और हम नहीं डरेंगे, क्योंकि जो हिंदू धर्म की बात है, हिंदू धर्म कभी भी डराना नहीं सिखाता है। वो उसका बस इतना ही कहना है कि ना तो डरना चाहिए ना किसी को डराना चाहिए। तो बीजेपी, उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मतलब पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की है, विच वाज कि आप इंटायर हिंदू को ऐसा कह रहे हैं, और उसका क्लिप अभी भी मीडिया में मतलब है कि इस तरह से फैब्रिकेट करके चलाया जा रहा है, वॉट एवर आई एम ऑब्जर्विंग कि जस्ट टू मिसलीड कि राहुल गांधी जो है हिंदू को कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, डराते हैं। और जो हमने देखा है सोशल मीडिया पर, दैट इज ऑल अबाउट यही है, और इस पे पॉलिटिक्स चलेगा। लेकिन ये देखने की बात होगी कि जो सोशल मीडिया पे इनको एक किक मिलता था, जो क्लिप की बात आप कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा मैं देख नहीं रहा हूँ कि लोगों के द्वारा अप्रूवल मिल रहा है। लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि जो पिछले अगर what does about for with the बीजेपी और with the नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यूजर्स जो व्यूज मिल रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिबेट भी चल रहा है, तो बहुत ज्यादा टीआरपी भी उनकी नहीं बढ़ रही है। और ये जो पहले जो होता था, इससे पहले तो लोग बहुत ज्यादा बातें करते थे, बहुत ज्यादा वायरल हो जाती थी ऐसी चीजें, लेकिन वो चीजें अभी उतनी, जो कल से जो मीडिया वो क्लिप चल रहा है, कल से वो लोग समझ रहे हैं कि ये फैब्रिकेटेड है, ऐसा लग रहा है। जी नहीं, देखिए आप जो सोशल मीडियाज पे व्यूज की बात कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन बीजेपी जैसे पॉलिटिकल में, बीजेपी का एक अपना कैडर है, अंधभक्त जिसको कहते हैं, आप जो भी कह लीजिए। तो बीजेपी वाले आप देखेंगे हमारे व्हाट्सएप, हमने अपने खुद पर्सनल व्हाट्सएप में कम से कम ऐसा नहीं, हमारे इसमें 6-7 लोगों ने शेयर किया, जिसमें ये कह के कि कांग्रेस जो है बेवकूफ है। वो 2 क्लिप है, मैं आपको अगर वैसा कुछ रहता तो मैं शेयर करके दिखाता। एक में जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मतलब जो है कि इंटायर हिंदू डरा, क्या कहते हैं, मैं जस्ट अब थोड़ा सा अगर हॉल करे, एक बार मैं स्टेटस को देख लूं क्या है, जस्ट वन मोमेंट। तो उसमें और राहुल गांधी ने, मोदी जी ने कहा कि इंटायर हिंदू को टारगेट कर रहे हैं लोग। बात यही है, ये है। अब ये राहुल गांधी ने ये कहा है, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा करते हैं। तो जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा। हाँ, लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट जो का मतलब था बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट के बारे में कह रहे थे बेसिकली। ये क्लिप है इस बात पर, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं। इस क्लिप को काटा गया है। उसके बाद जब मोदी जी उठ के बोले हैं कि ये गंभीर विषय है, इस पे संज्ञान लेना चाहिए, इसने हिंदू समाज को हिंसा करने वाला बताया है।
तो ये दोनों क्लिप को मिला के बीजेपी आईटी सेल कहे या बीजेपी के कार्यकर्ता कहे, दे आर जस्ट वायरलिंग इट, कह सकते हैं कि शेयरिंग इट, स्प्रेडिंग इट। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मीडिया में वो लोग, क्योंकि जब पूरा कंप्लीट अगर आप कंटेक्स्ट देखेंगे तो लोग इतना मूर्ख नहीं है। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी वाज टारगेटिंग द बीजेपी एक्चुअली, दैट इज द आई वांटेड टू से। मतलब लोग कहीं ना कहीं अभी भी मिसलीड हो रहे हैं, हमारा कहने का मतलब है। तो अभी आप ये जो राहुल गांधी का आपने स्पीच सुनी, तो आपको कैसा लग रहा है? न्यू रेप्लिका में, न्यू बिल्कुल अवतार में नजर आ रहे हैं, ये क्या कहेंगे आप इसके बारे राहुल में? गांधी अवतार तो नहीं कहें, वो ज्यादा मतलब है कि हर्ष है, मतलब कह सकते हैं कि ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा मतलब, क्योंकि स्ट्रांग पावर बड़ा है उनके पास, ज्यादा एमपी हैं, तो अभी वो चाह रहे हैं कि बीजेपी को मतलब है कि नया अवतार तो नहीं है, लेकिन अब कह सकते हैं कि वो, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, जो आक्रामक है वो आक्रामक मुद्रा में है शुरुआत से, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अभिभाषण से पहले नजर आ रहे हैं, ये क्या कहेंगे आप इसके बारे राहुल गांधी आवाज आप तो कहीं वो हो में? रहा है। हाँ, मैंने बंद कर दिया, इको हो रहा था जी। अच्छा अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ वो आक्रामक है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले उन्होंने पहले ही कह दिया था कि नीट, जो नीट में स्कैम हुआ है नीट वाले में, उस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। नीट लेकिन स्पीकर ने कहीं ना कहीं रिफ्यूज कर दिया उसे कि नहीं, आपको कोई पास राष्ट्रपति के अभिभाषण के पास आपके पास मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, इंडिविजुअली बोलिएगा, लेकिन दोनों अलग चीज है। संसद में इंटायरली डिस्कस सीवियर इश्यूज को लेकर, मेजर इश्यूज को लेकर डिस्कशन होना, जिसमें वेदर इट इज द गवर्नमेंट और द अपोजिशन दोनों मिलकर चर्चा करते हैं। अब इसमें अभिभाषण के बाद उन्होंने ये कहा कि स्पीकर ने कि जिसके पास टाइम है जो चाहे तो बोल सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट और थोड़ा सा स्पीकर और अपोजिशन राहुल गांधी के बीच ये हुआ है। तो राहुल गांधी पहले नीट पे चर्चा करने की बात करते हैं, फिर उसके अलावा उसके पॉलिसीज पे जो मतलब कहते हैं कि बहुत ज्यादा हार्श तरीके से क्रिटिक्स करते हैं, फिर वो गुजरात में भी इलेक्शन जीतने की बात करते हैं। ये थोड़ा आक्रामक उनका रुख है, उन्होंने पहले से प्री प्लान कर रखा होगा कि भले ही हम हार गए हो, हम अपोजिशन में हैं, हम और ज्यादा आक्रामक रूप अख्तियार करेंगे, और ये सही भी है। मुझे लगता है कि अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, क्योंकि आप, एक सवाल मेरे आ रहा था, हालांकि इस सब्जेक्ट से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि संडे बाइट जो आप रन कर रहे हैं, आपकी टीम रन करती है, तो वहां पे मैंने देखा कि आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट तो करते हैं। अभी अररिया वाला जो ये पुल गिरा था, इसमें अब ये पुल मैं इसलिए नेशनल मुद्दा कहता हूं कि नितिन गडकरी ने ट्वीट किया आकर के कि ये सेंट्रल मेरे अधीन नहीं है, ये बिहार गवर्नमेंट के हैं, यानी कि नीतीश की तरफ इशारा था उनका। तो क्या ऐसे मुद्दे नेशनल इशू नहीं हो सकते, या ये जो अपोजिशन के लोग हैं इनको ये नहीं दिखता? तो सबसे पहले तो मैं अभी जितने व्यूअर्स हैं मेगाबाइट्स के, मेगाबाइट पे आई थिंक, आई होप कि दिस ब्रॉडकास्ट इज रनिंग, मेगाबाइट के जितने भी व्यूअर्स, मेगा बिहार, मेगा बिहार जी, तो सॉरी मेगा मीडिया बिहार इनका पूरा नाम मीडिया है बिहार है। जी। तो इस पे जितने भी व्यूअर्स हैं, तो हम चाहेंगे कि आप एक बार संडे बाइट, जो कि पहले द बाइट था अररिया में पॉपुलर, तो संडे बाइट पे जो हमने उस स्टोरी को कवर किया, तो एक बार जाके आप देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। दूसरी बात, नितिन गडकरी या जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसी को लगा देते हैं जहां जहां मतलब है कि करप्शन होता है, पॉलिटिकल जो कि आपके अपोनेंट्स हैं, लेकिन जब किसी स्टेट में इस तरह का मतलब करप्शन होता है तो आप कह देते कि हमारे अंडर नहीं आता है, तो दैट इज, ये मतलब है कि इससे बड़ी बेईमानी कोई बात नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का था। ये जो बात है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर, जहां तक एज पर एज माई नॉलेज इज कंसर्न, मेरा लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि ये प्रधानमंत्री सड़क योजना पहले 100% जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है। बाद में ये 60-40 का रेशियो या 50-50 का रेशियो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच होता है, और ये फंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर लोकेट हुआ है, दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन जो चल रहा है, जो फंक्शनिंग होता है बेसिकली, वो स्टेट गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ
रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल वर्क्स है, डिपार्टमेंट जो अशोक चौधरी की है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल वर्क्स के अंदर ये काम चलता है। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल वर्क्स क्या करता है कि टेंडर इशू करता है, वो फंड इशू करता है, ट्रेजरी, बेसिकली पैसा तो सेंटर का ही आता है, लेकिन जो हाँ, वो उन्होंने कहा ट्रांसपोर्ट के अंदर नहीं आता है, लेकिन एक मिनिस्टर जो कैबिनेट है, अगर बात करते हैं जब कैबिनेट की, कैबिनेट में आपका प्रधानमंत्री सहित और आपके सारे कैबिनेट आ जाते हैं, और कोई भी डिसीजन बिना कैबिनेट की मंजूरी की नहीं होता है। तो आप कैबिनेट में चर्चा तो कीजिएगा, आप प्रधानमंत्री को अवगत तो कराइएगा पार्लियामेंट में। आप अपने रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो सकते, दैट इज नॉट माई पार्ट, दैट इज वो हमारे अंदर नहीं आता है, हमारे अधीन नहीं आता है। ये सब सिर्फ फर्जी बातें हैं। फिर हम दूसरी जगह कूद जाते हैं जहाँ कहीं करप्शन होता है, घोटाला होता है, क्योंकि आपकी यहाँ यहाँ जो है बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट है बिहार में। अगर लालू यादव अगर चीफ मिनिस्टर रहते तो फिर अभी तो ईडी सीबीआई सब चीज मतलब है कि यार तेजस्वी यादव होता तो सब चीज हो जाता। पुल क्यों गिरा, गला भी फाड़ रहे होते बीजेपी वाले। तो ऐसे तो नितिन गडकरी अच्छा मिनिस्टर है, लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक, मैं क्या कहते हैं, मुझे मैंने सुना नहीं है उनका। आप नहीं कह नहीं, रहे मैं हो। ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल पे, अच्छा। जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसमें ये लिखा था कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये मेरे हाँ, वो जुडिशरी बात में तो नहीं है कि आता है। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उन्होंने करप्शन नहीं किया, लेकिन एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री जो कैबिनेट होते हैं, ही इज रिस्पॉन्सिबल आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर, देन द कैबिनेट विच इज द मिनिस्टर्स एक्चुअली। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम भटक गए, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अपोजिशन को ऐसे मुद्दे को जोर शोर से नहीं उठाना चाहिए? तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैंने जो वो एग्रेसिव वॉइसेस नहीं सुनी बात अपोजिशन है से। कि हमारे देश में जितने मुद्दे हैं ना, अब विच वन इज इम्पोर्टेंट, विच वन इज लेस इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट में अभी नीट की बात हो रही, जो छात्रों के भविष्य को लेकर पेपर लीक हुआ है, एक बड़ा इशूज है, मतलब है कि जो कि स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो उसको लेना चाहिए। और बिहार के एक छोटे से ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ट्रिवियल मैटर इसलिए हो गया है क्योंकि पुल गिरता रहता है कहीं ना कहीं। इसमें मतलब है कि आप हर चीज के लिए शायद मतलब है कि अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराना। अब मीडिया का भी कुछ रोल होता है, मीडिया ने इसे रिपोर्ट नहीं किया बहुत अच्छे तरीके से, जहां तक मतलब मैं समझ पा रहा हूँ। और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में जितने मीडिया कवर कर रहे हैं वो नीतीश कुमार से, क्योंकि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है, तो नीतीश कुमार से क्वेश्चन करने में क्यों डरते हैं पता नहीं। बात असल में ये है। आप देख लीजिए कि कोई भी है ऐसा कि जिसने कि खुल के नीतीश कुमार से, जो कि चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो इतने सालों से, या उनकी गवर्नमेंट को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि आपके शासन में पुल क्यों गिर रहा है। छोटा मोटा कहीं मतलब है कि, या असेंबली में भी बहुत सारे नेता मतलब उस तरह से खुल के। हाँ, इस दौर में अगर आप देखें मेन स्ट्रीम मीडिया तो साफ है, और जैसा कि हाँ। आपकी टीम ने रिपोर्ट किया था ग्राउंड लेवल पर जाकर, वो हमने देखा भी था। तो ये अगर आप कहें कि हमारे जैसे वेंचर जो यूट्यूब वेंचर चलाते हैं या फेसबुक पे अपना छोटा सा चैनल चलाते हैं, ये ज्यादा क्रेजियस हैं देन मेन स्ट्रीम मीडिया के। ये तो मैं देख रहा हूँ पिछले 10 सालों से, तो मैं ये देख रहा हूँ। तो हाँ, मतलब कुछ लोग हैं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, अगर एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मैं संडे बाइट चलाता हूँ, अगर हमारे कंटेंट्स को देखेंगे तो वो बहुत जो कहते हैं कि निष्पक्ष होता है। हम चाहते हैं कि जो इस एरिया का इशूज है, जितने भी मतलब वेदर इट इज द पॉवर्टी, इलेक्शन से रिलेटेड, डेमोक्रेसी से रिलेटेड, या फिर जो भी मतलब मेजर इशूज है, हम उसको कवर करने की कोशिश करते अच्छा, हैं। अगर मैं ये कहूं आपको कि राहुल गांधी के भाषण को आप कंक्लूड कैसे करें, तो अगर 5 लाइनों में मैं कहूं आप इसको डिफाइन करें, क्योंकि अब टाइम आधे घंटे से ज्यादा हो गया है, तो हम चाह रहे थे कि इसको खत्म करें, हमारी टाइमिंग भी निकल रही है। तो आप इसको कंक्लूड कीजिए, इस पूरे भाषण को 5-6 सेंटेंस में। कंक्लूड करना, एक्चुअली मैंने तो कंप्लीटली मतलब बहुत ज्यादा मतलब डीपली नहीं सुना है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार मतलब है कि सिंस बिगिनिंग ऑथ लेने के बाद से जिस तरह से आप जिस पर्टिकुलर आप भाषण की अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी मतलब थोड़ा आक्रामक मतलब है, क्योंकि उनको खुद लग रहा है कि उनका स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट में बढ़ गया है,
तो जब तक वो आक्रामक नहीं होंगे तो लोग कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज करेगा। आप अगर फिर भी मतलब इतना सीट जीतने के बाद भी अगर देश में करप्शन हो या फिर मतलब है कि गवर्नमेंट बहुत स्मूथली मतलब आपको इग्नोर करे, तो राहुल गांधी को भी समझ में आता है। तो राहुल गांधी वो सब सोच के अभी आक्रामक है। मुझे लगता है कि वो आक्रामक रहेंगे इस तरह के मुद्दे को लेकर। बस एक ही आप वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज ही इज, इंग्लिश मुझे नहीं समझ में आ रहा लेकिन आक्रामक है वो बहुत ज्यादा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थे संडे बाइट से तारिक जावेद साहब। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप इसकी मेरे हिसाब से अगर आप मेरी अंडरस्टैंड कहें इसको लेकर के, तो मैं दो चार चीजें को ऐड कर देता हूं। एक कि ये कि नए अवतार में मुझे तो दिखे राहुल गांधी। दूसरा ये कि उन्होंने जो डिफेंस सिस्टम को लेकर के बात कही, अग्निवीर को लेकर के जो उन्होंने बात कही थी कि वो किसी हाल में ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये जब भी इनकी गवर्नमेंट आएगी ये अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, क्योंकि ये भारत के डिफेंस की बात है। और आज इसी चीज को अखिलेश भी अपने भाषण में दोहराते हुए दिखे। दूसरी चीज उन्होंने जो कही कि ये जो आप डिबेट करना चाहते हैं हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट आपका है, देश आपको चलाना है, तो अपोजिशन का जो धर्म होता है, हम आपके लिए एक चेक पॉइंट है और हम आपके साथ साथ भी काम करेंगे। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि ये जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो हिंदुत्व का ठेकरा सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने नहीं ले रखा है, यहाँ सभी लोग हिंदू हैं। तो ये इन सब बातों को आप ना करके बजाते फोकस करें कि देश के सामने जो इशू है। चौथी बात इन्होंने जो कही कि जो अडानी और अंबानी की बात कही कि एयरपोर्ट और ये सब आप देते चले गए, जैसे कि एक बटन क्लिक हुआ और भगवान जी ने, क्योंकि आपने कहा कि आप बायोलॉजिकल नहीं है, इस बात को भी बार बार राहुल गांधी ने रिपीट किया, क्योंकि वो और हमने भी सुना है कि मैं आया नहीं लाया गया हूं और भगवान ने मुझे बुलाया है। पहली बार जो नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पीच दिया था। उसके बाद कहा कि मुझे यहाँ से लगाव है, मेरी जो, हालांकि उनका भी कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं और जो आराधना में बिलीव करने वाले लोग होते हैं, उनकी कनेक्टिविटी भगवान से होती है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बोला था। लेकिन चलो ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, तो एक दूसरे को फिंगर आउट करते हैं। तो राहुल गांधी ने उसको इस तरह से कहा कि ये बायोलॉजिकल नहीं है, तो वो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट कर दिया। और तीसरी और चौथी बात हो गई। पांचवी बात जो हालांकि सबसे पहली बात थी, जो उन्होंने ओम बिरला को ये बोला कि संस्कार ठीक है, संस्कार के एतबार से तो इंसान को रहना ही चाहिए, लेकिन जो आपकी पोर्टफोलियो की जो डिजिग्नेशन, जिस पोस्ट को आप होल्ड कर रहे हैं, उसकी जो एक डिग्निटी है, जो डिग्निफाइड पोस्ट है, उसको आपको रिस्पेक्ट करके किसी के सामने नहीं झुकना है। वो पोस्ट के बारे में बोल रहे थे, वो मॉरल के बारे में नहीं बोल रहे, ह्यूमन मॉरल की बात नहीं बोल रहे। अब एक डीएम है, किसी के पैर तो ऑफिस में नहीं छू सकता है, तो वो बात बोल रहे थे। अगर उसके माँ बाप है तो वो घर पे छुए, क्योंकि वहां पे वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है। तो ये कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे थे। तो ओम बिरला ने भी इसको एक्सेप्ट किया। मैं इसलिए कहूंगा एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्होंने वो पार्ट जो है अभी भी नहीं हटाया है अपने टेलीकास्ट, जो पार्लियामेंट का जो वीडियो रिकॉर्ड होता है, जो रिकॉर्ड एक बाद में आर्काइव में बन के चला जाता है, तो उस रिकॉर्ड में है वो। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ओम बिरला को भी इनकी बात समझ में आ गई। और जो एग्रेसिवनेस राहुल गांधी ने दिखाया, जिस तरह से इन्होंने अपोजिशन के लीडर को आंसर किया उस स्पीच के दौरान, या अपोजिशन के लीडर ने जिस तरह से काउंटर किया और उन्होंने चुप करते हुए बैठाया ओम बिरला ने, तो ये भी दिख रहा है कि इस बार ओम बिरला भी नए रेप्लिका में बिल्कुल दिखेंगे। नया अवतार है इनका, ये हम एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहे थे, क्योंकि अब तो यहाँ पे ये पोस्ट भी पार्टी सिस्टम होता है। तो बीजेपी के थे वो पहले एमपी, फिर बाद में उनको बनाया गया था। तो ये सारी चीजें थी। आई होप कि इसी तरह से राहुल गांधी, जो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो मॉब लिंचिंग की घटना इतनी हुई है, राहुल गांधी इस पे भी आवाज उठाएं। और जो क्योंकि हम सीमांचल में हैं, सीमांचल में सबसे बड़ा जो है पलायन का सबसे बड़ा रीजन है वो फ्लड है। फ्लड के लिए कई प्रोजेक्ट धरे के धरे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है।
तो उस पे भी वो काम करें, क्योंकि अब वो लोग मजबूत स्थिति में काम कर सकते हैं या गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ये सेशन को मेरे एंड से खत्म कर रहा हूँ। अब आपके साथ हम्माद हैदर होंगे। चलिए, मेरे एंड से भी मुझे कुछ कहना नहीं था। ये सेशन मैंने आपके हवाले किया था, आपको ही इस लाइव सेशन को लीड करना था, तो आपने किया और आपने इसको खत्म करने की भी बात कही है। तो बस इसी के साथ इस सेशन को खत्म किया जा सकता है। अंत में बस मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को फॉलो कीजिए, ताकि इनकी जो ये पॉजिटिविटी हम्माद हैदर साहब की और इनकी पूरी टीम की बनी रहे। क्योंकि इनके पास तो एक ही चीज होता है, हम तो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, तो ना हमें से किसी से कुछ लेना है ना देना है, बस जो सच है हम उसको दिखाएंगे। तो वो ऑटोमेटिक किसी के फेवर में चला जाता है और किसी के अगेंस्ट चला जाता है। हालांकि हमारा कोई इंटेंशन ऐसा होता नहीं। फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। चलिए, इस सेशन को दर्शकों हम यहीं खत्म करते हैं। आप में से काफी लोगों ने इसे लाइव देखा है। वीडियो को शेयर कर दीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए और दीजिए इजाजत। मिलते हैं